नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का ये सेकंड पार्ट होगा। इसके पहले मैंने एक छोटा सा पार्ट बना के उसमें डिस्कस किया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ आज के समय में क्यों न्यूज़ में है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कभी ये एक्ट लाया गया, क्या क्या अमेंडमेंट हुए इसमें, और इसके क्राइटेरिया क्या हैं, किन किन लोगों को डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर रखा जाता है, पावर किसके पास है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देखिएगा और इस वीडियो को उसके बाद देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए थे एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, स्पीकर के पोजीशन को लेके, उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स कमेटी ने रिकमेंड किए हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, कैसे कैसे किए जाने चाहिए सुधार, और क्या प्रॉब्लम्स हैं इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जब 52nd अमेंडमेंट लाया गया था जिससे हमारा 10th शेड्यूल जोड़ा गया था और एंटी डिफेक्शन लॉ उसके तहत बनाया गया था, तो उसमें एक प्रोविज़न था कि स्पीकर का जो डिसीजन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर किसी भी मेंबर को लेके, वो फाइनल होगा, वो जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं जा सकता। लेकिन एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास 1992 में, जिसको हम बोलते हैं कि हो तो होलाहन केस। इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो प्रोविज़न है कि स्पीकर जो है उसका डिसीजन फाइनल होगा और उसके डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को लिमिट करता है, और आपको पता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो उसको अगर उसका हनन करेगा, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको पता है ना, 1971 के जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तो उस प्रोविज़न का वायोलेशन करता है ये जो स्पीकर का पावर है कि वो उसका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं जाएगा अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई डिसीजन लेता है तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ये पावर नहीं है स्पीकर के पास इस एक्ट को लेके, इस एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने का। मतलब कि जो स्पीकर है वो 10th शेड्यूल में बना हुआ जो एक्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको लेके अपना डिसीजन सुना सकता है, लेकिन वो डिसीजन सुनाएगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू वाले क्राइटेरिया में आता है। किस ग्राउंड पे? वो ग्राउंड होगा मलाफाइड और परवर्सिटी, यानी दुर्भावना और विकृति के कारण अगर स्पीकर ने डिसीजन लिया है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के कैटेगरी में ले आया जा सकता है। फिर उसके आगे प्रॉब्लम्स क्या है, मैं बात कर रहा था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो प्रॉब्लम्स उसकी है कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखिए, स्पीकर के अराउंड ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स घूमती हैं। टाइम लिमिट नहीं है क्या मतलब? कि स्पीकर के पास अगर कोई ऐसी बात गई कि देखिए ये पर्टिकुलर पार्टी है, इस पार्टी के कुछ मेंबर्स डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, तो आप अब डिसीजन लीजिए। तो अब होगा क्या? उसमें स्पीकर ये नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं 2 दिन में बताऊंगा, 4 दिन में बताऊंगा, 15 दिन में बताऊंगा, 20 दिन में बताऊंगा। कभी कभी 2-2, 3-3 महीने भी ये ले लेते हैं और कोई डिसीजन नहीं आता। अब देखिए, इस प्रोविज़न से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जैसे मान लीजिए सेंटर में कोई पार्टी रूल कर रही है, उसकी गवर्नमेंट है, अब उसके कुछ एमपीज जो हैं दूसरी पार्टी में चले गए, तो मेजोरिटी तो कम हो गई ना, वो 50% का क्राइटेरिया तो ब्रेक नहीं कर पा रहे अब, क्योंकि 50% से कम ही एमपीज हैं उनके में। अब इस पर स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मैं इसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मैं अगर डिसीजन ले लूँगा तो फिर तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और वो पार्टी जो पावर में है वो चली जाएगी, सत्ता गिर जाएगी, दोबारा से नई पार्टी पावर में आ जाएगी। तो इस वजह से कोई डिसीजन नहीं लेता है और इसमें कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है टाइम लिमिट का। तो एक ये प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेके। फिर दूसरा प्रॉब्लम है बायसनेस ऑफ स्पीकर। मैंने बताया कि वो पार्टी से तो जुड़ा ही हुआ मेंबर होता है ना, जिसको स्पीकर के पोस्ट पे बैठाया जाता है, तो उसके एलिगेंस जो होते हैं वो पार्टी की तरफ ही झुके हुए होते हैं। तीसरा जो इसमें लिमिटेशन है वो है कि लेजिस्लेचर जो है, मान लीजिए आप कोई एक पार्टी है और वो रूल कर रही है सेंटर में, और वहाँ का एक मेंबर उस पार्टी का किसी पार्टी के डिसीजन को फेवर नहीं करता, तो वो उस कंडीशन में वोट नहीं करना चाहता। विप इशू हुआ कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके वोट करिए, अब वो वोट करना नहीं चाहता उस चीज़ को लेके। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि उसको वोट करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर ला के उस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो उसका जो कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस वो काम नहीं, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता कोई भी मेंबर, तो ये भी एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी।
अब इस पे रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम आते रहे हैं इसमें रिफॉर्म को लेके। सबसे पहला एक रिकमेंडेशन जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन माना जाता है वो दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म इन 1990s में आया था। इसमें इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये था कि मेंबर जो हैं अगर वो वॉलंटरली गिव अप कर देते हैं मेंबरशिप ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको डिफेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। प्लस दूसरा इन्होंने दूसरी बात बोली थी कि अगर कोई मेंबर किसी पार्टी के विप के खिलाफ वोट कर देता है या वोट नहीं करता, विप आया कि उसको वोट करना है और वो वोट नहीं करता है, स्टैंड कर जाता है वोटिंग से, या उसके जो डिसीजंस हैं पार्टी के उसके खिलाफ वोट कर जाता है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। कंडीशन एक रखी, कब? कि वो विप जो हो नो कॉन्फिडेंस मोशन का हो तभी, यानी कि इसके पहले अगर कोई पार्टी और डिसीजन लेती है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड नहीं है, कोई और भी डिसीजन लेनी है पार्टी को और उस पार्टी में कोई मेंबर पार्टी के विप के खिलाफ वो वोटिंग कर देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। केवल एक ही क्राइटेरिया डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि वो जो मोशन हो वो नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें अगर पार्टी के खिलाफ चला गया तभी वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। फिर दूसरा बोला था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन जो डिसाइड करने वाली अथॉरिटी हो वो प्रेसिडेंट हो और गवर्नर हो स्टेट के रिलेशन में, और वो इस डिसीजन को ले इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे। तो स्पीकर के हाथ में जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है उसको ख़त्म करने की बात दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कही थी। ये नेताजी हैं हमारे जो डिफेक्ट होके गए हैं। एक रिकमेंडेशन और आया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन है 2002 में इन्होंने दिया था। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने रिकमेंडेशन में ये बोली थी कि जो भी मेंबर डिफेक्ट करके जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल पोजीशन दूसरी पार्टी में अच्छा पा जाए या उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है जिसकी वजह से वो डिफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मेंबर को बार्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से या पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड करने से। जितने भी टर्म के लिए वो इलेक्ट हुए हैं, मान लीजिए एक मेंबर है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, 2 साल बाद वो दूसरी पार्टी में चला गया तो 3 साल उसका टेन्योर बचा, 3 साल के लिए उसको एकदम उसको बार्ड कर दिया जाए, मतलब बैन कर दिया जाए कि वो कोई भी पब्लिक ऑफिस और पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड कर सकता है। तो ये रिकमेंडेशन थी। दूसरा रिकमेंडेशन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था कि जो भी वोट है डिफेक्टर ने कास्ट किए हैं टू टॉपल द गवर्नमेंट, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का डिफेक्टर है, वो दूसरी पार्टी में जा चुका है और वो अब अपनी ही पार्टी को जिसमें वो पहले था उसको टॉपल करना चाहता है, उसको हटाना चाहता है सत्ता से, तो उसके लिए उसने जो वोट करे हैं उस वोट को भी कंसिडर न किया जाए, उसको इनवैलिड करार दे दिया जाए। तो ये थे रिकमेंडेशन और ये था पूरा वीडियो अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है लगातार हर साल न्यूज़ में बना रहता है और हमेशा एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में ये सारे पॉइंट्स लिख दिए तो आपको बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।